पॉलिटिकल थ्योरी ये प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाला है आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इस बार कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ चेंज कर दिया गया है और इन चेंज के अंदर क्या क्या हुआ है मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ ही लिखने का जो फॉर्मेट है इसमें भी बदलाव आया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं आपके पास जो सब्जेक्ट्स है इनमें से आपने सब्जेक्ट चूज किया है। अगर आप देखोगे तो इनमें ज़्यादातर बच्चों ने जो सब्जेक्ट लिया है मेजोरिटी में पॉलिटिकल साइंस सभी के पास होता है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट्स की मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा विद आंसर के साथ। मैं पिछले 10 सालों से जितने भी सोल के स्टूडेंट्स हैं या डीयू के रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, एनसी वेब के हो या इग्नू के हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता हूँ। एग्जाम से पहले आप सभी को ऐसी वीडियोज़ देता हूँ ताकि आप इन वीडियोज़ को देखकर जस्ट पास हो जाओ यार। एटलीस्ट आपको ये फील भी ना हो कि हम ओपन स्कूलिंग में हैं और हमारा कोई माई बाप नहीं है, डेट मीन्स हम लोग को गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट से। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एग्जाम से पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा दूंगा। बहुत ईजी है, टेंशन आपको नहीं लेना, बस जैसा जैसा बता रहा हूँ मैं सिंपल आपको वैसा ही करते जाना है। तो टॉपिक में सबसे पहले हम एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको ये पढ़ना है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और ये चीज़ अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर तो हमारे पास 2 बुक हुआ करती थी। जो दूसरी बुक थी पतली वाली बुक उसके अंदर आपने पढ़ा होगा राजनीतिक क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। याद आया सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के अंदर। एक बुक तो मोटी वाली थी जिसमें हम संविधान कब क्यों और कैसे तैयार हुआ है ये चीज़ हमने इसमें पढ़ा था। बट जो पतली वाली बुक थी हमने ये चीज़ उसमें पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसी पतली वाली बुक को हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे। और अब आप ग्रेजुएशन में हो तो इसमें पढ़ने का लिखने का सारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो वो सारी बातें बताऊंगा मैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार और थर्ड यूनिट में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई है। तो मैंने क्या किया है इन सभी यूनिट्स में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं विद आंसर के साथ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। और इनमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले आपको यह देखना है कि उस एक क्वेश्चन के अंदर 2 बातें ना पूछी गई हो। अगर 2 बातें पूछी गई है तो आपको दोनों का ही आंसर देना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स का है। तो लिखने का फॉर्मेट सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद थिंकर के व्यूज लिखना है जैसे कि राजनीति क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। वही लोग पॉलिटिकल साइंस के अंदर थिंकर्स कहलाते हैं जिनको हिंदी में हम विचारक कहते हैं। एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं मैंने अपनी इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना आप, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थिंकर के व्यूज बताने के बाद आपको कुछ डायग्राम्स बनाना होता है आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो मैंने लिख दिया राजनीति क्या है यानी कि पॉलिटिक्स क्या है, तो सिंपल पहले ये लिख दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक को इजीली समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक को अगर मैंने आपको रटने बोल दिया तो सुबह पढ़ोगे शाम को भूल जाओगे, और एक बार समझा डाला तो लाइव झिंगा डाला। अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे, जिंदगी में कभी भूलने ही वाले नहीं हुआ। इसलिए तो डायग्राम में क्या बनाना होता है, सिंपल आप उस टॉपिक को लिखिए और इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि राजनीति का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम वाद विवाद पे चर्चा करते हैं, इसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं यानी कि निर्णय लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, स्टेट के द्वारा जो रूल्स बनाया जाता है हम उसकी बात करते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो एक एक करके आपको इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर टीचर्स बिल्कुल भी ये नहीं देखेंगे कि कितने सीट्स आपने भर दिए, टीचर्स सिर्फ ये देखेंगे कि आपने कंटेंट में जो लिखा है उसमें कितना है दम, तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डायग्राम्स को में प्रेजेंट करने के बाद आपको टू द पैराग्राफ में आंसर लिखना है। क्लास 12 तक क्या होता था, हम टू द पॉइंट्स में आंसर लिखते थे, लेकिन अब क्या करना है आप सभी को टू द पैराग्राफ में आंसर लिखना है। मान लो कि एक पैराग्राफ के अंदर 6-7 लाइन्स लिख दी, फिर पैराग्राफ चेंज, उसके बाद लाइन चेंज करके फिर एक पैराग्राफ लिख दिया हमने। तो पैराग्राफ में आंसर देने के बाद उसमें मेन कंटेंट आपको लिखना है, उसके बाद आपको चीज़ों की क्रिटिसिज्म करना है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आलोचना करना है। आलोचना करने के बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है इसका। इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज देना है आप सभी को, टू द पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है, क्रिटिसिज्म या इवैल्यूएशन देना है, और सबसे लास्ट के अंदर कंक्लूजन देना है यानी कि निष्कर्ष देना है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ये बातें अगर मैं आपको नहीं बताता, वही चीज़ आप फॉलो करते हुए चले जाते, तो आप सोचते कि मैं लिख कर तो आया था, एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपने वो तरीका नहीं अपनाया जो टीचर्स चाहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर।
क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को समझा देता हूँ। बाकी जो जो मैंने वीडियोस बनाई हुई है मैंने चैप्टर वाइज समझाया हुआ है, तो उन चैप्टर्स के लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि उन टॉपिक्स को भी आप क्लियरली समझ जाओ। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो राजनीति क्या है, तो इसमें आपको सिंपल राजनीति क्या है इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या पूछा गया है देन ये बताना है। इसमें दो चीज़ें पूछेगा, ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ यहीं तक समझते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। ये उनको लगता है कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स में सब कुछ कवर हो गया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या है राजनीति। राज का मतलब होता है राज्य, नीति का मतलब होता है पॉलिसी, यानी कि स्टेट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको ही हम पॉलिटिक्स कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन है। दूसरा इसका डेफिनेशन ये है जिस भी जगह वाद विवाद पे बात की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है, ग्रुप डिसीजन लिया जा रहा है या डिसीजन मेकिंग का काम किया जा रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक रूप से कोलेक्टिव रूप से अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल कर आए, इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है एंशिएंट टाइम पे, मिडिएवल टाइम पे एंड मॉडर्न टाइम पे चेंजेस होते रहे। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट मतलब काफ़ी पुराने टाइम पे, जब एरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात इन सब का टाइम हुआ करता था। तो यूनान, जिसको आज हम ग्रीक कहते हैं, यूनान के अंदर कुछ स्टेट हुआ करते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, जैसे भारत में दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट का नाम है, वैसे ही यूनान के अंदर भी स्टेट हुआ करते थे। एथेंस और स्पार्टा कुछ ऐसे स्टेट थे। तो एथेंस वगैरह के अंदर लोकतंत्र हुआ करता था। यहीं से पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है और पॉलिटिक्स के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो जो पॉलिटिक्स है ये ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, और पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, यानी कि जो आज के हमारे स्टेट हैं उन्हीं को यूनान के अंदर सिटी स्टेट कहा जाता था। हिंदी में कहें तो नगर राज्य कहा जाता था। और इन नगर राज्य के अंदर, यानी कि स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है इसी को पॉलिटिक्स कहा जाता था। ये प्राचीन यूनान यानी कि एंशंट यूनान के टाइम पे जो डेफिनेशन हुआ करती थी पॉलिटिक्स की ये है। लेकिन जो सभी लोग जो कर रहे हैं अगर उसी को पॉलिटिक्स मान लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, पॉलिटिक्स का जो मेन मकसद है वही पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब है सार्वजनिक कल्याण, यानी कि जब पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है तो उस टाइम पे पॉलिसीज बनाई जाती है और उसी जगह पे हम पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब हम डिसीजन लेते हैं, हम पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। जब भी मैं हम कह रहा हूँ, हम का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से है, प्रशासन से है, हमारी गवर्नमेंट से है, हमारी सरकार से है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो इस तरीके से राजनीति क्या है अब आपको ये समझ में आ गया। तो एंशिएंट टाइम में ये डेफिनेशन थी, एरिस्टोटल के टाइम पे हुआ करता था ये। आगे मॉडर्न टाइम आया, हमने इसके अंदर पावर का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, पॉलिटिक्स और पावर अब एक हो गया। पॉलिटिक्स यानी कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं लोग उसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि सरकार के पास पावर है। जब डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था हम इसको फॉलो नहीं करते, नोटबंदी के टाइम पे हम नोट चेंज करवाने नहीं जाते, तो सरकार के पास पुलिस का डंडा है, जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, अपनी बातों को मनवाने का पावर है सरकार के पास। इसी पावर के लिए पॉलिटिक्स में संघर्ष होता है। मेरे पास इतनी पावर है, कोई कहता है कि नहीं मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो सभी लोग अपर पोस्ट के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई हायर सैलरी के लिए, तो सभी जगह पे संघर्ष हो रहा है। तो स्ट्रगल फॉर पावर दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स मतलब आज जितने भी जगह पे संघर्ष हो रहा है हम इसी को पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो पॉलिटिक्स सिर्फ वो नहीं है जो राजनेता करते हैं या धरना प्रदर्शन हड़ताल करना या अपोजिशन के द्वारा सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना, सिर्फ पॉलिटिक्स ये नहीं होता। ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट जरूर होता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिसको हम अच्छी पॉलिटिक्स कहते हैं। क्योंकि डर्टी पॉलिटिक्स उसे कहा जाता है जब हम अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसके अंदर अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा, अपना फ़ायदा ना देखकर जब हम देश की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड पॉलिटिक्स। क्लियर है यहाँ पे? तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है इसको मैंने अपने इस वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल पोस्टमार्टम करके समझाया हुआ है, बिल्कुल गजब तरीके से। तो इस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने आप सभी को ऑल वीडियोस लिंक, एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के सीक्वेंस में वीडियोस आ जाएगी। तो आपको उन वीडियोस को देखना है, बट इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले ये क्लियर कर दूं, देन आपको उन वीडियोस को जाके देखना है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या है, राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। व्हाट इज पॉलिटिक्स के बाद
इसमें आप दो अप्रोच पूछा गया है, एक लिबरल अप्रोच, एक मार्क्सिस्ट अप्रोच। इनका मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भी अप्रोचेस हैं ये डिफाइन करते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए। स्टेट का मतलब यहाँ से है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दुनिया भर के अंदर दो ऐसी आइडियोलॉजी जिनका अपना अपना मानना है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले उदारवाद, जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। और 16th सेंचुरी के अंदर, मतलब मान लो 1500 से लेकर आज तक का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इसमें उदारवाद के द्वारा ये कहा गया, उदारवाद डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। उदारवाद का ये कहना है कि स्टेट मिनिमम वर्क करे और मैक्सिमम वर्क, यानी कि ज़्यादातर काम लोग खुद कर लेंगे। अगर स्टेट काम करता है तो इससे लोगों की जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए लिबरलिज्म हमेशा लिबर्टी को प्रमोट करने की बात करता है। और इसी वजह से लिबरलिज्म जो है ये कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को बढ़ावा देता है ताकि प्राइवेट सेक्टर प्रमोट हो। उदारवाद लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये डेमोक्रेसी की बात करता है, ना कि डिक्टेटरशिप की बात करता है। स्टेट, राज्य जो है वो कम से कम काम करे। स्टेट का मतलब यहाँ पे सिंपल सरकार से ही आपको ध्यान रखना है। उदारवाद का सिंपल ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम से कम होना चाहिए। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर के पास होना चाहिए। अंबानी अडानी है ना, हम जैसे प्राइवेट लोगों के पास होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होगी तो लोगों का जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए तो ये है लिबरलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म का प्रमोट करते हैं। ये स्टेट को मिनिमम वर्क करना चाहिए। तो यही चीज़ चला आ रहा था 1500 से लेकर, मान लो अभी कंटिन्यू चला आ रहा था। इसमें काफ़ी सारे थिंकर्स हुए, हॉब्स हुआ, जॉन लॉक हुआ, जेएस मिल हुआ, जॉन रोल्स हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर हुआ, डेविड रिकार्डो हुआ, ऐसे ही काफ़ी सारे थिंकर्स हुए। बट जॉन रोल्स, हॉब्स, रूसो, मैकियावेली, ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने सारी बात बताई लिबरलिज्म के बारे में, ये इन सब का कहना था। लेकिन आगे चल के टाइम बीतता चला गया, प्राइवेट सेक्टर को जब प्रमोट करने लग गए लिबरलिज्म की वजह से, तो हुआ ये, जो अमीर थे वो अमीर हो गए और जो गरीब थे वो गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि 1750 से लेकर 1850 के बीच में, 1850 तक, इनके बीच में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मशीनीकरण का विकास हुआ, यानी कि जेम्स वॉट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार, इन्वेंशन कर दिया। अब अलग अलग तरीके से इन्वेंशन हुआ और जिनके पास पैसा था उन्होंने मशीनें खरीद ली, जिनके पास पैसा नहीं था वो बेचारे अभी तक हाथों से काम कर रहे थे। वो गरीब के गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए। अब क्या हुआ? 1800 आते आते दुनिया भर के अंदर दो क्लासेस में लोग डिवाइड हो, एक अमीर और एक गरीब। और इन गरीबों को ही हम मजदूर, किसान या बैकवर्ड क्लास के रूप में जानते हैं। लेकिन इन अमीरों के द्वारा इनका शोषण बढ़ता चला गया। ये क्या करते हैं? अमीर इनसे काम करवाते, मजदूरी कम देते, घंटे ज़्यादा काम करवाते। इसी वजह से दुनिया के अंदर एक और आइडियोलॉजी आ गई। इस आइडियोलॉजी का नाम था मार्क्सवादी, यानी कि मार्क्सिज्म। इसका ये कहना था कि दुनिया भर में जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद मतलब जो कैपिटलिज्म है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, पैसे वाले लोग जो गरीबों का शोषण करते हैं, इस आइडियोलॉजी यानी कैपिटलिज्म को हमें खत्म कर देना है। और दुनिया भर के सभी मजदूर, किसान एक होकर इन सभी के जो रिसोर्सेज है उसको छीन कर सभी में इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद, ये जो आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। और कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, जिसका जन्म कब हुआ था? 1818 में जर्मनी में हुआ था। और ये चीज़ इसने फील किया उस टाइम पे कि अमीर गरीब का जो फासला बढ़ा है, इससे शोषण बढ़ रहा है। इसी वजह से इसने इक्वलिटी की बात करी। और लिबरलिज्म जहां स्टेट को मिनिमम वर्क करने की बात करता था, मार्क्सवाद इसके ठीक अपोजिट था। इसने कहा कि जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर ना होकर पब्लिक सेक्टर होगा। पब्लिक दैट मीन्स सभी चीज़ों पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। सरकार मतलब राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। और राज्य पे अमीरों का अधिकार होता है। इसलिए जब तक मजदूर, किसान शासन करना ना सीख जाए, जब तक ये राज्य रहेंगे। और जिस दिन मजदूर, किसान को शासन करना आ जाएगा, हम स्टेट को भी ख़त्म कर देंगे। तो मार्क्सवादी समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। ये सोशलिज्म लाना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, स्टोलिन, माओ त्से तुंग, ये सब नाम सुना होगा आप सभी ने। ये सब कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है, इसको प्रमोट करने वाले हैं। ये समाजवाद लाना चाहते हैं और ये साम्यवाद लाना चाहते हैं। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म। ये दो आइडियोलॉजी लेकर आना चाहते हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था 1917 के अंदर, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, जब लेनिन ने दुनिया भर के अंदर पहली बार मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस किया था प्रैक्टिकली रशिया के अंदर। अब रूसी क्रांति के बारे में आपने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हुआ था। और क्लास 12th के अंदर आपने कोल्ड वॉर पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये समझा किस तरीके से दुनिया भर के अंदर दो आइडियोलॉजी, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी के बीच में लड़ाई हुई थी। और इस आइडियोलॉजी की लड़ाई को हमने कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना था। क्लियर है यहाँ पे? तो मार्क्सवादी यानी जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इनका दो पर्पज़ है। पहला,
ये क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। क्लासलेस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वर्ग विहीन हो, यानी कि कोई भी वर्ग ना हो वहाँ पे, अमीर गरीब का कोई क्लास ना हो। दूसरा क्या है? स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो राज्य विहीन हो। डैट मीन्स कोई राज्य नहीं हो, क्योंकि अगर राज्य है तो समझ लो अमीर लोग भी हैं, क्योंकि स्टेट अमीर लोगों की सुनती है। आप देखते हैं हमारे देश में क्या होता है, अपोजिशन हमेशा कहता रहता है कि सरकार तो बिक गई है, ये सरकार तो अंबानी अडानी इन सब का हाथ साथ देती है, इन सब के साथ चलती है। तो अक्सर देखते हो आरोप लगाते हुए, तो ये आरोप बहुत पहले कार्ल मार्क्स द्वारा लगा दिया गया था कि स्टेट के ऊपर अमीरों का हाथ होता है। तो अमीरों को खत्म करके स्टेट को खत्म करना है। हमने अमीर को खत्म कर दिया, उनके रिसोर्सेज को इक्वालिटी समानता के साथ सबको बांट भी दिया, लेकिन अगर स्टेट को छोड़ दिया तो यही स्टेट कुछ लोगों को साथ देकर उनको अमीर बना देंगे। इसलिए हमें स्टेट को खत्म कर देना चाहिए। जिसने भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं पढ़ी उसने कुछ भी नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन के अंदर। गजब की थ्योरी है, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूँ मैं आप सभी को। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी मैंने पढ़ाया हुआ है, जरूर पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया हुआ है अपनी इस वाले वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसके बाद आपको लिबरलिज्म, देन मार्क्सिज्म, इन दोनों का क्या कहना है स्टेट के बारे में ये बताना है। इसके बाद आपको आलोचना करनी है, देन कंक्लूजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, क्लियर है हमारा। चलिए अब आते हैं अपने हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके महत्व का औचित्य बताते हुए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट इन सभी का आंसर एक ही होता है, इसलिए मैंने इनको और में भी डाल दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता है, आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ये फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इसका रिलेवेंस उसमें से पूछा गया आप सभी से, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इसका रिलेवेंस इसमें भी बताइए, एंड पॉलिटिकल थ्योरी और इसका नेचर और इंपॉर्टेंस बताइए। इसी क्वेश्चन को सेम यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी आप सभी को पहले पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन करना है, देन आप सभी को जो आगे पूछा गया इसको डिफाइन करना है। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब क्या होता है। ये तो हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा। सिद्धांत का मतलब क्या होता है अब हम देखने वाले इस वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं सिद्धांत का मतलब होता क्या है। सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में थ्योरी के नाम से जानते हैं। थ्योरी दो वर्ड से बना है, पहला Link your credit card on Paytm and make hassle-free UPI payments at stores via QR and pay online without entering card details. Earn credit card rewards and get movie tickets worth ₹500. So what are you waiting for? Link your credit card now. Paytm करो। थ्योरिया का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास घटना घट रही है उसको थ्योरिया कहा जाता है। उसको समझने की क्रिया और प्रक्रिया। मान लो हमारे आसपास से घटना हुई। घटना क्या हुई कि एक बंदा रोड पे जा रहा था और पीछे से एक ट्रक आया, उड़ा दिया इसको। ये एक घटना हुई, इस घटना को कहेंगे हम थ्योरिया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम में लिख मत देना, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बस। थ्योरिया को ही सिद्धांतीकरण यानी कि थ्योराइजिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखें। चलिए, एंड दूसरा जो वर्ड है वो है थ्योरमा। थ्योरमा का मतलब क्या होता है कि इस घटना के बाद जो आउटकम निकल कर आया उसी को थ्योरमा कहा जाता है। मान लो ट्रक ने उस आदमी को उड़ा दिया, अब उसकी हड्डी टूटी या उसका पैर टूटा या वो इंसान ही पूरा उड़ गया है, धरती पर रहा या नहीं रहा, उसका जो आउटकम निकल कर आया, दैट मीन्स उसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको कहा जाता है थ्योरमा। तो थ्योरी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थ्योरिया और एक थ्योरमा। थ्योरिया का मतलब क्या घटना घटा है, जैसे सरकार के द्वारा रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया, उसको कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितने लोगों को फ़ायदा नहीं मिला, तो उस घटना को देखना एंड उसके बाद उसका क्या आउटकम निकला उसको कहा जाता है थ्योरमा। जैसे सरकार के द्वारा 3 फार्म बिल पास किए गए थे, वो एक घटना थी। अब उस घटना का परिणाम ये निकला है कुछ लोग उससे खुश नहीं हुए और 1 साल तक काफ़ी उसका अपोज किया गया और निष्कर्ष क्या निकला कि मोदी जी आए और तीनों फार्म बिल को रद्द कर दिया। समझ में आ गया आप सभी को थ्योरिया और थ्योरमा का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों को ही मिला के बना है हमारा थ्योरी। तो थ्योरी क्या करता है, थ्योरी का बेसिकली ये काम होता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इक्वालिटी यानी कि समानता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, जस्टिस यानी कि न्याय, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट पे जितने भी घटनाएं घटी है उन सभी को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उन सभी को क्रिटिसाइज करना, उनका इवैल्यूएशन करना यानी कि मूल्यांकन करना, विवेचन करना, टिप्पणी करना एंड डिस्कवरी करना। इन सभी चीज़ों को करने के बाद जो भी एक सेटिस्फैक्टरी यानी कि एक संतुष्टि वाले जो आंसर निकल कर आया है वो आंसर ढूंढना। और जब तक ये नहीं हो जाता
ये प्रोसेस चलता रहता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का मेन काम क्या है? अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उनको डिफाइन करना। डेमोक्रेसी के ऊपर कई सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, वो होता है, लेकिन जब अब्राहम लिंकन के द्वारा अपनी डेफिनेशन दी गई, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, इसी को सबसे बेहतर डेफिनेशन माना गया। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा ही कहा जाता है। तो जितने भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं ये उनको डिफाइन करता है, डेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब तक ये डिस्कवरी और डिफाइन करता रहेगा, जब तक ऐसा डेफिनेशन ना मिल जाए जिससे कि मोस्टली लोग उससे सेटिस्फाइड हो। क्लियर है यहाँ पे? तो पॉलिटिकल थ्योरी के भी मैंने बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है, तो आप सभी को इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, इस पे भी क्लिक करके आपको देख लेना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन द्वारा। ये बर्लिन जर्मनी का कैपिटल वाला बर्लिन नहीं है, इसाया बर्लिन एक थिंकर का नाम है। ग्रेजुएशन में या पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने थिंकर्स के स्टेटमेंट नहीं डाले, आपका आंसर बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा और मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ थिंकर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, उन्होंने किस बुक के अंदर कौन सी स्टेटमेंट दी है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये लिख दिया, टीचर पागल हो जाएगा, सोचेगा बच्चा पढ़कर कहाँ से है, बच्चा बड़ा अच्छा है, फुल टू फुल मार्क्स तो इसको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वह बर्लिन के द्वारा दी गई स्वतंत्रता की सकारात्मक एवं नकारात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसी को और में इस तरीके से, इसी को और में इस तरीके से, तो इसी को और में इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? एंड इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर उनका एक ही होने वाला है। तो पहले हमें ये समझना है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। मैं या आप, हम सब कब एक स्वतंत्र हैं? जब हम कोई काम करना चाहें, उस काम में कोई रुकावट ना डालें, वो सभी लीगल काम मैं कर सकूं जब मेरे पास एबिलिटी या जो मैं काम करने में सक्षम हूं। अगर कोई काम मैं नहीं कर पा रहा हूं या कोई उस काम में रुकावट डाल रहा है, दैट मीन्स उस टाइम पे मेरी जो लिबर्टी है वो खतरे में आ गई है। तो लिबर्टी के ऊपर दो फेमस थिंकर हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। तो सबसे पहला जो है वो है J.S. मिल। इसकी बुक थी ऑन लिबर्टी। इसके अंदर इसने अपनी लिबर्टी के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया है। तो और इसने भी ये कहा कि लिबर्टी दो टाइप्स के हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव लिबर्टी। इसके बाद J.S. मिल के ही तरह बर्लिन के द्वारा भी लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया, एंड इसको भी इसने टू टाइप्स में डिफाइन किया है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग क्या है, देन हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। चलिए हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता है ये लैटिन वर्ड के लीवर से बना है, और लीवर का मतलब होता है बंधनों का अभाव, यानी कि अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन ना होना आपकी लिबर्टी को दर्शाता है। हम लिबरल हैं, दैट मीन्स हम स्वतंत्र हैं, और हम पे अधिकार करने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया। जैसे कि जो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के जो फादर हैं जिनका नाम है जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया कि एक इंसान को नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, और इन नेचुरल राइट्स के अंदर तीन राइट्स आते हैं। एक आता है राइट टू लाइफ, एक आता है राइट टू लिबर्टी, और एक आता है राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक के द्वारा ये कहा गया ये तीनों वो राइट्स हैं जो एक इंसान को किसी इंसान के द्वारा या स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया। ये नेचर, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, यानी कि ये गॉड के द्वारा दिया गया, और उनके द्वारा जो अधिकार दिए गए वो किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें लिबर्टी को काफ़ी प्रमोट किया गया है, और उदारवाद का जो सेंट्रल थॉट है यानी कि जो केंद्रीय विचार है उसमें लिबर्टी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है लिबरलिज्म के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से जॉन लॉक के द्वारा राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रमोट किया गया। इसीलिए लिबर्टी का मतलब होता है बंधनों का अभाव, कोई बंधन ना होना जो आपको कोई भी काम करने से रोकता है। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, क्योंकि आप मिडिएवल पीरियड में देखोगे, एंशिएंट पीरियड में देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को वो सभी राइट्स नहीं मिले हुए। जैसे राइट टू वोटिंग का राइट्स नहीं था। अगर आप देखोगे अरिस्टोटल के टाइम पे, पॉलिटिक्स का फादर तो अरिस्टोटल को कह दिया गया, लेकिन अरिस्टोटल ने अपने टाइम पे महिलाओं को, स्लेव्स यानी कि दासों को, एंड बच्चों को, और जो भी पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं थे उन सभी को इसने पॉलिटिकल राइट्स देने से मना कर दिया। महिलाओं को पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, इसलिए देना ही नहीं चाहिए, और इसलिए एरिस्टोटल के उस टाइम पे ये थॉट्स हुआ करते थे। यही वजह है कि एंशिएंट और मिडिएवल यानी कि प्राचीन और मध्यकाल के अंदर लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है अपने राइट्स के लिए। और मॉडर्न टाइम में जब लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का जब कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से प्रमोट होने लग गया,
तो होब्स, जॉन लोग, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिकार्डो, अलग अलग थिंकर्स आए जिन्होंने लिबर्टी को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसलिए जो लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता है, ये आधुनिक युग यानी कि कह सकते हो आप 1500 के टाइम से लेकर अब तक का जो टाइम चला आ रहा है, इसको ही मॉडर्न पीरियड, और जो हमारा भी लेटेस्ट चल रहा है ये कंटेम्प्रेरी टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आधुनिक युग की देन है ये यूनानी युग यानी कि एंशिएंट टाइम में और मिडिवल टाइम में लोगों के पास इतनी लिबर्टी नहीं हुआ करती थी। चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से, बर्लिन के विचार बताओ। तो बर्लिन के द्वारा ये कहा गया अपनी इस बुक के अंदर कि लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट है, पहला है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब मैं जो भी काम करना चाहूँ वो काम मैं कर सकूँ, उस काम को रोकने के लिए कोई भी नहीं आएगा, अब वो चाहे काम लीगल हो या इलीगल हो, उस काम में अगर कोई भी रुकावट डाल रहा है तो इससे मेरी जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगी। इसलिए वो सभी काम जो मैं कर सकता हूँ वो मुझे करने दिया जाए, ये हो गया नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन इसके बाद आता है पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर भी आप सभी को आज़ादी तो होगी, लेकिन अगर आपके काम से किसी दूसरों को दिक्कत होती है तो उस काम को रोकने के लिए स्टेट अपना डंडा लेकर आएगी और फुल दबा कर बजाएगी। क्यों? क्योंकि आपके उस काम की वजह से दूसरों को दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है, जो कि आज हमारे देश और दुनिया भर के अंदर फॉलो किया जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी इसलिए भी जरूरी है ताकि डिसिप्लिन के साथ देश को चलाया भी जा सके। तो बर्लिन के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये सोशियो पॉलिटिकल थॉट्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में डिफाइन किया गया है। जेम्स मिल के भी जो थॉट्स है लिबर्टी पे, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में ही, ये आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर सेल्फ रिगार्ड और अदर रिगार्ड के रूप में भी जाना जाता है। सेल्फ रिगार्ड यानी कि कोई ऐसे काम मैं जो कर रहा हूँ जिसका इम्पैक्ट मुझ पर ही पड़ रहा है तो वो काम मुझे करने दिया जाए, इसको कहते हैं सेल्फ रिगार्ड, यानी कि मेरे खुद से संबंधित है, स्वयं संबंधित। लेकिन अदर रिगार्ड, अगर मेरे काम करने से किसी दूसरे को दिक्कत हो रही है तो उस टाइम पे उस काम को रोकने के लिए सरकार पॉजिटिव एक्शन ले सकती है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। बाकी मैंने लिबर्टी के ऊपर जेम्स मिल या बर्लिन इन सब के थॉट्स अपने इस वाले वीडियो में बताया हुआ है, जो कि लिबर्टी के ऊपर है। मैंने जो आपको ऑल वीडियोस का लिंक दिया है उसमें आपको ये सारी वीडियोस सेक्वेंस में मिल जाएगी, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और एक एक करके वीडियोस आप लाइन से सारी वीडियोस देख डालो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? अवसर की समानता का विचार का विवेचना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया गया है। आपको इसमें ये बताना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, यानी कि एक समान व्यक्ति के लिए, यानी कि मान लो ये दो इंसान हैं ए और बी, ये दोनों ही दिखने में और इनकी एबिलिटी में एक ही है, यानी कि ये कोई हैंडीकैप या फिजिकल डिसेबल नहीं है, ये नॉर्मली हम सभी की तरह है। तो इसको भी वही दिया जाए जो इसको दिया जा रहा है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हो नहीं उठा पाते हो। जैसे कि यूपीएससी की हम बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन करने के बाद सभी स्टूडेंट्स, चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का रहा हो, या आपने बीएससी किया हो, या आपने बीकॉम किया हो, चाहे जो भी आपने किया हो, दैट्स अप टू यू, बट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप यूपीएससी दैट मीन्स आईएएस एग्जाम देकर आप सिविल सर्विस में जा सकते हो। इसलिए अपॉर्चुनिटी सभी को इक्वालिटी के साथ दी गई है। अब उसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो ये आपको देखना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, अब यहाँ पे हम तीसरा बंदा जोड़ देते हैं जिसका नाम है एक्स। अब जरा ये देखिए आप, ये दोनों बिल्कुल इक्वल थे, यानी कि इनके हाथ पैर बिल्कुल सब कुछ ठीक थे, लेकिन इसी जगह पे अब हम इस बंदे को देखें। अब मान लो ये तीसरा बंदा जो है, मान लो इसका एक पैर है ही नहीं, है ना, ये मतलब कि एक ही पैर से चलता है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में सभी को वेल्थ यानी कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और इसको 10 रुपये दिया जाता है, इसको भी 10 रुपये दिया जाता है, और इसको भी 10 रुपये दिया जाता है, तो क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, इनके लिए तो फायदेमंद है भाई। लेकिन अगर इसको भी इतना ही दिया जाता है तो उस कंडीशन में ये अपनी बीमारी पे खर्च करेगा, ये अपने उन दुख दर्दों को ठीक करने पे खर्च करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लोटेशन होगा इसमें। तो इसलिए इक्वालिटी का कंडीशन ये होगा जब इनको ये और इसको ये दिया जाए, ताकि ये रिसोर्स की वजह से इन दोनों से पीछे ना रह सके, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिले और उसका सभी लोग फायदा उठा सके। भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स के तहत इक्वालिटी सभी को प्रोवाइड की गई है, और इसमें कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है, यानी कि कानून की नज़र में हम सब समान हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में भी हम सब समान हैं, एक इक्वल है, वो अपॉर्चुनिटी सभी को एक इक्वल तरीके से दी गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ। अब एक एक्सेप्शन है जो रिजर्वेशन की बात है, बट ये चीज़ डिफाइन जरूर किया गया है। अब ये देखिए, ये है इक्वलिटी का कंडीशन, लेकिन वास्तव में जो समानता है यानी कि जो इक्वलिटी है, ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन करती है। ऐसा क्यों?
मान लो इनको इसके ऊपर से देखना है उस तरफ, और इनको एक साइज दिया गया है, इस पर खड़े होकर भाई देख लो, तो ये भी देख लेगा, ये भी देख लेगा। भाई ये कैसे देख पाएगा, ये तो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको भी एक ही साइज का दिया गया है। तो वास्तव में इक्वालिटी की जगह इक्विटी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले से इतना बड़ा है कि इसके ये उस तरफ देख सकता है। इसको मिलना चाहिए, इसको एक देना चाहिए ताकि एक पर खड़ा होकर यूजर देख ले, इसको दो मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा छोटा भाई इस तरीके से देख लेगा। तो इस तरीके से ये इक्विटी का कंडीशन है। तो आप सभी को इसमें दोनों कंडीशन को डिस्क्राइब करें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देने से ही काम नहीं चलता, उसकी जो एबिलिटी है वो भी आगे निकल कर आए और आगे वो उसका फायदा उठा पाए। इसी वजह से रिजर्वेशन दिया गया है, ये चीज़ आपको बताना है, इसमें क्लियर है। इसी वजह से इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। अब रिजर्वेशन का जो पॉइंट है ये भी डिबेट का है कि ये कहा जाता है ये कास्ट बेस पे ना होकर ये इकोनॉमिक बेस होना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी वीकर क्लास है उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। बट ऐसा है या नहीं है, ये डिबेट का बनकर रह जाता है। इसलिए एक्चुअल में जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बताया है, इक्वालिटी को डिफाइन कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो मैंने आपको ओल्ड वीडियोज़ का लिंक दिया है उस लिस्ट में आपको ये भी वीडियो मिलेगी, तो सेकेंड्स में आपको इस वीडियो को भी देख लेना है, इससे आपका समानता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय को परिभाषित कीजिए, रोल्स के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन में भी दो चीज पूछा गया है, एक जस्टिस पे नॉर्मली आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, एंड रोल्स के आपको थॉट्स बताना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है, मैंने आपको वो सारे तरीके बता दिए हैं, क्लियर है। यहाँ पे एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सको। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इन टॉपिक को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। इन टॉपिक्स को फिर से बताने के बजाय मैं उन टॉपिक्स को समझाऊंगा जिनकी वीडियोस मैंने अभी तक नहीं बनाई है। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके अभी रह गए मैं उन सबकी वीडियोस बना के जल्दी से अपलोड करूंगा। टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्लियर है यहाँ पे। तो जॉन रॉल्स के द्वारा जो जस्टिस की थ्योरी दी गई है, इसका मतलब क्या है। जॉन रॉल्स के द्वारा तीन थ्योरी दी गई है। सबसे पहले सभी को इक्वालिटी का राइट्स मिलना चाहिए, यानी कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा कहा गया सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का मतलब सभी को लिबर्टी का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने ये कहा कि सोसाइटी में मान लो इतने सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोगों के अंदर मान लो ये गरीब लोग हैं, और इन गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो ये लोग हैं। तो जॉन रॉल्स के द्वारा ये कहा गया कि जिनके पास मिनिमम है उनको मैक्सिमम मिलना चाहिए, रियल में यही जस्टिस होगी। तो इसने क्या कहा, मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए, यानी कि ये मान लो इतने सारे लोग हैं, इनमें ये पिछड़े हुए थे, इनमें भी पिछड़े हुए ये लोग हैं मान लो, ठीक है। तो इसने कहा कि न्यूनतम को अधिकतम मिलना चाहिए, मिनिमम को मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो तीन प्रिंसिपल ये दिए गए हैं। इससे पहले की जो कंडीशन थी बहुत ही व्हील ऑफ इग्नोरेंस की कंडीशन, यानी कि एक इंसान पर्दे के पीछे होता है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं होती है, इसलिए उन लोगों के लिए जस्टिस क्या होगा ये डिफाइन करता है जॉन रॉल्स अपनी थ्योरीज के अंदर, जिसको हम जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर बिल्कुल भयंकर तरीके से समझाया हुआ है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये वाली वीडियो भी आपको देखना है, उस लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगी, सीक्वेंस में है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, उसी लिस्ट के अंदर एक एक करके आपको सारे वीडियोस देख लेना है। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाला हूँ मैं आप सभी को, ताकि वीडियोस देखने के बाद अगर आपने उन नोट्स को पढ़ डाला, लैब झिंगा डाला, उस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे अभी आपको मैं समझाऊंगा। इससे पहले सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, संरक्षणात्मक भेदभाव से आप क्या समझते हैं। क्या मानते हैं कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का हनन करता है।